हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इसमें हम सल्तनत काल मैं आपको ना इसको इस तरीके से याद करूँगी ना, जितने भी दिल्ली सल्तनत के वंश रह चुके, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया या लोधी वंश हो गया, इनको मैं आपको इस तरीके से याद करूँगी कि आप इसे कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। इसमें मैं कोई बकवास के पॉइंट नहीं लेके आई हूँ कि आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड ना रहे, पेपर ओरिएंटेड ना रहे, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। जो आपके पेपर से रिलेटेड टॉपिक है उसी के मैं लेके आई हूँ और उसी के पॉइंट्स भी मैंने आपको इसमें बनाए हैं। जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ये टॉपिक याद हो चुके हैं और आपको सच्ची में ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो फिर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत काल है, इसका पहले हम ओवरव्यू जान लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत काल थी वो कैसे इसकी स्थापना हुई थी। जो हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई थी। जैसे मैंने काल का आपको टॉपिक करवा रखा है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। वो वीडियो भी बहुत अच्छी है। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को बताया है उसमें। तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो स्थापित कैसे हुई थी। तो मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे बताती हूँ, पहले आप इसे सुन लें, उसके बाद मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी। जैसे जब है ना मध्यकालीन दौर चल रहा था ना, तब है ना अरब के ना कुछ लोगों ने ना भारत पर आक्रमण किया था और उसमें है ना सबसे पहले है ना आक्रमण जिसने भारत को मतलब लूटने का प्रयास किया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने ही कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम। इसने ही पहले भारत में आक्रमण कर और उसको लूटने की कोशिश की थी, परंतु ये क्या हो गया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी तो। इन्होंने पहले आक्रमण किया था भारत को लूटने के उद्देश्य से, परंतु ये फेल हो गए थे एक तरीके से। फिर उसके बाद आए थे मोहम्मद गजनवी। कौन आए थे उसके बाद? मोहम्मद गजनवी। उन्होंने भी फिर भारत को लूटने और इन्होंने कम से कम है ना 17 बार, ज़्यादा से ज़्यादा ही बोल लो आप, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा है ना 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, परंतु फिर भी ये असफल रहे थे। कौन आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे मोहम्मद गजनवी और ये भी असफल रहे। और उसके बाद है ना मोहम्मद गोरी आए थे, जो कि भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। कौन सफल हुए थे? ये थे मोहम्मद गोरी। कौन थे ये? गोरी, मोहम्मद गोरी इन्हें हम कहते हैं। और ये एक तरीके से विन हो गए थे और ये अपना जो साम्राज्य था भारत के ऊपर वो स्थापित करने में सफल हुए थे, परंतु इन्होंने खुद शासन न करके ना इनका एक गुलाम था। कौन था गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका गुलाम था और इनको ये ना मोहम्मद गोरी ने ना अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया था। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत की। तो आपको अब ये पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत कैसे हुआ। पहले किसने आक्रमण किया भारत पर लूटने के उससे मकसद से? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने। और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी सफल रहा था और उसी का कौन था? गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने किस वंश की स्थापना कर दी थी? उसके बाद उस वंश की उसने स्थापना कर दी थी? गुलाम वंश की, क्योंकि गुलाम था इसलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। आप इसको इस तरीके से याद कर लो। इनका जो काल था वो कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसका स्थापना का काल जरूर पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश की जो स्थापना का वर्ष है वो कौन सा था। तो 1206 ये आपसे ज़रूर पूछता है, तो आप इसे रिमाइंड में ज़रूर याद रख लें अपने माइंड में। पहले हम इसे ये देख लेते हैं कि पहला वंश कौन सा था, दूसरा वंश कौन सा था, तीसरा वंश कौन सा था और पांचवा वंश कौन सा था। पहले हम इसे ध्यान में रखते हैं और इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि गुलाब खिले तो इस्माइल ला। इट मीन्स अपनी फेस पे इस्माइल ला। तो गुलाब खिले तो इस्माइल ला, क्या इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? गुलाब खिले तो इस्माइल ला। तो आपको इससे याद हो जाएगा आसानी से। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब ये जो गुलाब से हमने क्या याद कर लिया? गुलाम वंश की जो पहला वंश था वो कौन सा था? गुलाब वंश। फिर उसके बाद खिले से खिलजी वंश। फिर तो गुलाब खिले तो से तुगलक वंश और इस्माइल से सैयद वंश और इस्माइल ला तो मतलब लोधी वंश। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, गुलाब खिले तो इस्माइल ला, गुलाब खिले तो इस्माइल ला। तो इसका जो पहला वंश था वो गुलाब से गुलाम और खिले तो खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, इस्माइल से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। आपको ये सन ज़रूर याद करना है। बाबा इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये बाबा पूछे गए हैं पेपर में आपके।
अब देखते हैं हम जो गुलाम वंश था उसमें कौन कौन से शासक आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ओके, अब इसमें देखते हैं जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये, ठीक है। इनके में इन्होंने ही जो की थी, किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी और इन्हीं को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। परंतु आपसे पेपर में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप इसे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लगाएंगे। जब आपसे वास्तविक संस्थापक पूछता है ना, तो आपको मैं इसके नाम बताऊंगी वो कौन थे, तो आप उसे टिक लगाना, क्योंकि वास्तविक संस्थापक अलग, बट इन्होंने स्थापना की। संस्थापक अगर ओनली आपसे बोलते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे, और अगर आपसे यूँ पूछ लेते हैं वास्तविक संस्थापक कौन थे और उसमें कुतुबुद्दीन ना देकर आपको कोई और जो शासक है उनके नाम दे रखे होंगे, तो आपको वो लगाना होगा। ओके, और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर उन्होंने स्थापित की थी। इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर। तो जो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इसमें सिर्फ ओनली जो मेन पॉइंट है जो पेपर में आपके आ रखे हैं उन्हीं को लिया है, तो इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज इसको करवा रखा है कि जिससे आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाए और आपको हमेशा ये बातें याद रहें। इसमें कोई अनोखा कोई तरीका नहीं है। इसमें अगर आप जितना इसको अच्छे से समझ के इसको याद करते हैं ना, उतने ही आपको अच्छे से इसको याद रहता है। इसमें आपको अगर आप सोचिए जरा, अगर आप कोई ट्रिक याद करते हैं तो आपको एक तो पहले उस ट्रिक को याद करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसके नेम याद करने के पड़ेंगे, तो ये बात अलग हो जाती है। इसलिए हम सीधे उसको एक्यूरेट याद करते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहता है। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से याद किया है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, उनको ना उनकी दानवीरता के कारण क्या बोला जाता था? लाख बख्श। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ना कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, जिनकी मृत्यु किसकी क्या खेलते समय हो गए थे? पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनके अब निर्माण के बारे में आते हैं कि इनके निर्माण में ना, वैसे इन्होंने बहुत चीज़ें निर्माण करवाई हैं, बट दो ज़्यादा पूछा जाता है इनमें। एक तो इन्होंने कुतुब मीनार की ना नींव रखी थी, मतलब जो स्टार्टिंग इन्होंने नींव जो रखी थी ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, पर इसको पूरा किसने बनवाया था इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, उन्होंने इसका निर्माण किया था। अब आते हैं जो दूसरे शासक हैं। देखो, पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद है ना इल्तुतमिश ने आराम शाह आता था, जो है ना सिर्फ 8 महीने ही शासक बना रहता था। उसके बाद ये बहुत कमज़ोर शासक था, तो ये हट जाता था। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। और इन्होंने ये ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार की जो नींव थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जब पर कुतुब मीनार का जो पूरा काम करवाया था ना, पूरा निर्माण इन्होंने किसने करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, इनका पूरा कंप्लीट जो वर्क था। और इल्तुतमिश था ना, इसी को हम क्या बोलते थे? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कि जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन था? वही जो वो था, वो इल्तुतमिश था। यही इन्हीं कहा जाता है। वैसे संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, परंतु हम इन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और इन्होंने ही तुर्की चलगाही और इक्ता प्रणाली को चालू किया था, और इसे बंद भी अदर शासक ने करवा दिया था। उस शासक का मैं आपको जैसे उस शासक का नाम आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगी कि किसने इसको बंद कराया था, बट जो स्टार्ट करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो आपको स्टार्टिंग का याद करना है कि हाँ, इसको शुरू किसने करवाया था, इस प्रणाली को चालू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इस प्रणाली के अंतर्गत ना, इक्ता प्रणाली के अंदर भूमिदान से रिलेटेड ये प्रणाली थी। और इन्होंने जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने जो लाहौर से राजधानी कहाँ कर दी थी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। कहाँ पर? दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने कहाँ राजधानी अपनी बनाई थी? उन्होंने लाहौर में बनाई थी। और उनके ना वहीं पर जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, तो उनके कफन को वहीं पे दफनाया भी गया था, लाहौर के अंदर। जब वो चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, जो पोलो खेलते समय मैंने बोला था आपको, उसी को चौगान भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसके बारे में इतने पॉइंट, मेन पॉइंट थे। अब मैं बताती हूँ इसके बाद कौन आया था। हाँ, जो इल्तुतमिश था ना, इसने अपने बेटे को शासक बनाया था। हाँ, और एक चीज़ और, जो इल्तुतमिश था ना, हम इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुनो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। और इसका ये दामाद भी था, जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और साथ साथ वो क्या था? उसका गुलाम भी था। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। क्या बोलते हैं हम इसे? गुलामों का गुलाम।
तो ये बात भी आप ध्यान रखना है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप से, आपसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि गुलामों का गुलाम कौन था, वो था इल्तुतमिश, और ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है। और इसके बाद इस आती है रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी थी। जो इल्तुतमिश का जो बेटा था ना, उसको वैसे ही गद्दी पे बैठा था, जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो गद्दी पे बैठा था, परंतु वो अयोग्य शासक था। तो उसने बहुत कम टाइम तक शासन किया, और उसकी जो फिर बेटी थी उसने शासन करना स्टार्ट कर दिया, जो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान ये पहली मुस्लिम शासिका थी जो कि उस पर बैठी थी। और इसके इम्पोर्टेंट कार्य ये हैं कि इसने एक 3 सिक्के जारी किए थे, जिसमें इसने 3 सिक्के उसके क्या क्या थे, उसने क्या क्या उसमें लिखा था। एक तो उस पर लिखा था उसने न्याय की महारानी, फिर उसने लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा सिक्का जो था उसका था दिल्ली सल्तनत की महारानी। इन तीनों सिक्कों को उसने जारी किया था। और जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने अपने शासनकाल में ना पर्दा ना करने की प्रणाली स्टार्ट की थी उसने। और वो जो दरबार में जाती थी ना, वो खुद भी उन्होंने पर्दा त्याग कर ना पुरुषों की तरह क्या पहनती थी, एक तो वो टोपी पहन लेती थी और चोगा टाइप में होती है वस्त्र, उसको पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाया करती थी। तो इन्होंने जो पर्दा ना करने की जो प्रणाली थी, केरा प्रणाली को अपनाया था। इसके यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इनके बाद आते हैं बलबन। वैसे इनके बीच में और भी शासक आए हैं, जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद आए हैं, परंतु इनके कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं डिस्कस किया आपको। और इसके बाद आते हैं बलबन। जो बलबन थे इनका नाम जो था वो था, जो वास्तविक इनका नाम था वो था बहउद्दीन। इनको हम बहउद्दीन के नाम से भी जानते हैं। और ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ये भी इल्तुतमिश का गुलाम था। तो और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मैंने ये कहा था आपको कि इल्तुतमिश को ही हम रियल फाउंडर ऑफ ये कहते हैं, हम दिल्ली सल्तनत। तो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, उसने अपने मतलब है ना एक तरीके से कभी भी है ना दिल्ली सल्तनत वो जो थी ना सल्तनत की उपाधि कभी भी उसने ग्रहण नहीं की थी। जो सुल्तान की उपाधि थी उसने कभी भी ग्रहण नहीं की थी। वो सिर्फ ओनली क्या बन के रहा था, वो एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसने सिर्फ मलिक का, और जैसे आपको पता है कि लोगों ने उसे लाख बख्श भी कहा था, सिर्फ इसी की इन्होंने टाइटल एक तरीके से लिया था। परंतु जो इल्तुतमिश था उसने सुल्तान का टाइटल लिया था। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं कि रियल फाउंडर इन दिल्ली सल्तनत। तो इस कारण से हम इसे ये कहते हैं कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, परंतु जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश। तो अब मैं आपको पढ़ाई थी कि हाँ बलबन के बारे में, कि बलबन ने तुर्की चिलगाही और एकता प्रणाली दोनों को समाप्त कर दिया था। जो बलबन था ना, उसने स्टार्ट किसने कराया था, मैंने आपको बताया था। आप एक बार रिकैप करें कि आपको ये स्टार्ट किसने कराया था, जो एकता प्रणाली थी और जो तुर्की चिलगाही जो प्रणाली थी उसको स्टार्ट किसने कराया था, उसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने कराया था। किसने स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने। परंतु इसको बंद किसने कराया था, इसका समाप्त किसने कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। किसने समाप्त कर दिया था, बलबन ने। और जो बलबन था ना, उसने सिजदा और फबोज जो प्रथा थी ना, उसने उसको स्टार्ट कराया था। सिजदा प्रणाली ना, उसके अंदर ये होता था ना कि जब कोई भी अगर जो सुल्तान के जो दरबार में आएगा ना, तो पहले उसने ये नियम बनाया था ना कि कोई भी आएगा तो उससे पहले वो दंडवत प्रणाम करेगा, इट मीन्स लेट कर उसको प्रणाम करेगा। और जो फोबोस प्रथा थी उसके अंदर ये होता था कि अगर आपको कुछ भी सुल्तान से कहना है, मतलब सुल्तान मतलब जो बलबन है, उससे अगर आपको कुछ भी कहना है ना, तो पहले आपको उसके मतलब चरण छू के एक तरीके से वो करना पड़ेगा, उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। तो इसने ये 2 प्रथा स्टार्ट करवाई थी। और बलबन ने ये ना फारसी रीति रिवाज जो पर ना जो नवरोज के जो उत्सव थे उनको स्टार्ट करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नवरोज की जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट करवाई थी। और इसने ही ये ना लोहा एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। और बलबन के दरबार में ही कौन से जो प्रसिद्ध जो कवि हैं वो कौन से थे, एक अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये 2 थे। और जो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था ना, वो मोहम्मद हसन था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, मोहम्मद हसन। इनको इस नाम से भी जानते हैं, हसन। ठीक है, तो इनके बारे में यही बातें थी। अब जो मेन शासक थे और जो इनका अंतिम शासक था वो कौन था, शमशुद्दीन कैमर्स। कौन था,
शमशुद्दीन कैमर्स। ये इनका लास्ट में कोई इनके काल में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो इसलिए मैंने इनका कुछ नहीं बताया, बस ये ओनली ये बताया कि जो लास्ट शासक था गुलाम वंश का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए थे। आपको अच्छे से एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कौन कौन आए थे। एक आए थे गुलाम वंश में जो थे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दूसरे थे जो थे इल्तुतमिश। वैसे इनसे पहले आलम शाह भी आए थे जिन्होंने 8 महीने तक ही शासन किया था। उनके बाद आए थे रजिया सुल्तान, उनकी जो बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी, और उसके बाद बलबन। ये जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शासक है वो उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया और उनके कार्यों के बारे में। ओके, और लास्ट आपको याद रखना है, आपसे ये भी पूछ लेता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमर्स। अब हम पढ़ते हैं कि खिलजी वंश के बारे में। जो खिलजी वंश है वो क्या मतलब, जो खिलजी वंश है ना, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इन 5 शासकों पाँचों वंश में ना सबसे कम समय तक शासन करने वाला ये वंश है। सबसे कम समय तक कौन सा ये वंश है? खिलजी वंश, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वो है वंश? वो है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। कौन सा है? सबसे लंबे समय तक तो इन्होंने किया था, लॉन्ग टाइम तक, और इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम तक किया था। आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड दे रखा है, इन्होंने टोटली मतलब 30 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने कुछ 80 साल तक मतलब शासन किया था। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वंश सबसे कम समय तक गद्दी पे रहा था, तो एक तरीके से। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। खिलजी वंश में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शासक रहे हैं मैंने उन्हीं को लिया है। जो पहले आपको संस्थापक और जो अंतिम शासक है वो तो याद करने ही करने हैं, उनके वजह से काम कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो उनको तो याद करना ही आपको। जो इनका जो प्रथम जो संस्थापक था खिलजी वंश का, वो कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ पे स्थापित की थी? किलोखोरी में। और जो जलाउद्दीन था ना, उसने जो है ना अपने दामाद को ना सेनापति बनाया हुआ था, मतलब जो जलाउद्दीन खिलजी था। और इसका जो दामाद था वो कौन था? अलाउद्दीन। और इसके टाइम पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जितने भी आए हैं ना, खिलजी वंश में सबसे मेन शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके टाइम पे ना बहुत सी चीज़ें भी हुई हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक भी रहा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बाद मैं अभी डिस्कस करूँगी। पहले ही आपको मैंने बता दिया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद था। और इनको क्या बनाया था? सेनापति भी बनाया था। तो जलाउद्दीन के सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये क्या थे? ये संस्थापक थे, फाउंडर थे किस चीज़ के? जो खिलजी वंश है उनका। ओके, अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसका मैंने आपको बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो सुल्तान है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के ना बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। कहीं कहीं पे गुरसप्पा लिखा होता है और कहीं पे गुरशास्प लिखा होता है। तो अली गुरसप्पा ये इनके नाम थे बचपन में, इनके बचपन के नाम है। और इन्होंने ये ना घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की थी। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी या किसने शुरू की थी, किस शासक ने स्टार्ट की थी? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, और इन्होंने ये ना मूल्य जो नियंत्रण नीति थी वो स्टार्ट की थी, जो मूल्य नियंत्रण नीति। और इन्होंने इनके टाइम पे ना सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला गया था। इनकी टाइम पे सबसे ज़्यादा टैक्स जो कर थे वो इन्हीं के टाइम पे लगते थे। और किस चीज़ पे लगते थे मैं भी आपको बताऊंगी। और इनके टाइम पे जो निर्माण कार्य थे वो कौन कौन से थे? उनके टाइम पे तो जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, और जो वो था 2.5 दिन का झोपड़ा था उसका निर्माण किया गया था। और इनके टाइम पे भी जो निर्माण जो मेन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके टाइम पे क्या क्या निर्माण हुआ था? अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला, और इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया था? एक अलाई का दरवाज़ा था जिसे हम क्या बोलते थे? इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता था। इन्होंने सीरी का किला का निर्माण करवाया था। इन्होंने जगेत खान मस्जिद और 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। और इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाजार में जो घूमने वाले जो गुप्तचर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? इस टाइप से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही जो है कि इन्होंने किस चीज़ की उपाधि ग्रहण की थी? जैसे इल्तुतमिश था उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना उन्होंने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी।
और जो इनके टाइम पे मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, तो कौन कौन से, एक गड़ी कर होता था और एक चराई कर होता था। ये 2 टैक्स वसूले जाते थे। और इन करों में ये होता था ना, जो आपका ये जो गड़ी कर है ना, जो ये तो कर उन चीज़ों पे लगता था ना, जो जैसे घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाते थे गड़ी कर। और जो चराई कर लगता था वो जो दुधारू जो पशु होते थे ना, जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उन पर ये कर लगाया जाता था। तो ये 2 टैक्स वसूले जाते थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था पूरी दिल्ली सल्तनत में। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा टैक्स किसके का टाइम पीरियड में लिया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो ये इनके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। मैं आपको एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगी। पहले ये खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। और इनके टाइम पे ये संस्थापक थे। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, किलाखोरी थी। क्या राजधानी थी इनकी, किलाखोरी। और जो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, वो कौन थे, इनके दामाद थे। जो और अलाउद्दीन खिलजी ने ना जो जलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया था, मार दिया था। और फिर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। और अलाउद्दीन जो खिलजी थे, इन्होंने ही घोड़ा दागने एवं जो सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो स्टार्ट कराई थी। मूल्य नियंत्रण नीति इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो वसूला जाता था उन्होंने स्टार्ट किया था। जो चराई कर था और जो गड़ी कर था, जो चराई कर था वो तो किस पे लिया जाता था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और जो गड़ी कर था वो किस पे लिया जाता था, घरों के और झोपड़ी के ऊपर। और इनके टाइम पे जो निर्माण करवाए थे इन्होंने अलाई का दरवाज़ा, जिसे हम इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस स्थान को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, किस स्थान को, तो कौन सा है, ये अलाई का दरवाज़ा। सीरी का किला का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और जगेद खान, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट नोट में यहाँ पर लिख दिया, इस्लामी वास्तुकला का निर्माता। हजार खंबे का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और बाजार में घूमने वाले जो गुप्तचर थे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो उससे क्या कहा जाता था, बरीत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बरीत। और सिकंदर सानी की उपाधि को इन्होंने खुद को उस उपाधि से विभूषित किया था। और यही था। अब जो इनके जो बाद जो शासक आए थे वो कौन थे, मुबारक खिलजी। इनके टाइम पे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, सिर्फ ओनली एक चीज़ है कि इन्होंने सिर्फ खलीफा के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि हाँ, खलीफा के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो ये किसे जाना जाता था, मुबारक खिलजी को। और इसके टाइम पे कोई ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क नहीं हो रखी। और लास्ट जो होते हैं, मतलब अंतिम शासक खिलजी वंश का कौन सा था, खुसरो खां। खुसरो खां, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमशुद्दीन जो था केमर्स। और ऐसे ही जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, खुसरो खां। तो आपने इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बनाए, एक गुलाम वंश और एक खिलजी वंश। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सैयद वंश आता है, उसके बाद लोधी वंश आता है। तो अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी याद करवा दी कि किस तरीके से ये इनके आप शासकों को एक साथ, मतलब इनके वंशों को आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं। कैसे, गुलाब खिले तो इस्माइल्ला, गुलाब खिले तो इस्माइल्ला। इस तरीके से मैंने आपको ये याद करने का भी तरीका बता दिया। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको अगर आपको और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।